हमें करनी है, जिसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा, दैट इज द स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट। इसके अंदर कुछ नया नहीं है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल मतलब रिप्रेजेंटेशन। स्केड्यूल का मतलब अभी मैं समझाता हूँ। स्केड्यूल का मतलब होता है कि बुक ऑफ पेमेंट। नहीं नहीं नहीं, बुक ऑफ क्या मतलब अपनी तरफ से कुछ भी, तो कहाँ से भाई कैसे रिलेट कर लिया है? स्केड्यूल और बुक ऑफ प्राइम एंट्री का कैसे रिलेशनशिप बनाया, मुझे भी ये बताओ अकाउंट को जरा। हेल्प नहीं करेगा ये? क्या? ये किसमें? अकाउंट्स बनाने में हेल्प नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। क्यों हेल्प करेगा भाई? स्केड्यूल का मतलब होता है आपकी मूवमेंट। क्या? स्केड्यूल का जब भी आप वर्ड सुनो ना, किसी भी चीज का स्केड्यूल बन रहा है, आप अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे स्केड्यूल बनाते हो, लेकिन एएस लेवल के अंदर आप सिर्फ स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बनाते हो, जिसके अंदर आप ये दिखाते हो कि ओवरऑल एसेट्स के अंदर कितनी मूवमेंट आई है। तो आपने देखो अभी एसेट्स का कॉस्ट अकाउंट बनाना भी सीख लिया, एसेट का अपना अकाउंट कॉस्ट अकाउंट, आपने एसेट का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना सीख लिया। अब आप ये दिखाना अगर चाहते हो कि भाई किस तरीके से ओवर द ईयर तमाम जो हमारे पास बिजनेस के पास नॉन करंट एसेट्स है, उनके अंदर कितनी मूवमेंट आई है, तो देन यू विल मेक अ व्हाट, यू विल मेक अ स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट। क्योंकि टी अकाउंट तो एक एसेट का बनेगा ना। लेट्स से तुम पहले मोटर व्हीकल का टी अकाउंट अलग बनाओगे, फिर तुम लेट्स से फर्नीचर का टी अकाउंट अलग बनाओगे, फिर तुम क्या कहते हैं अपना और कोई अगर नॉन करंट एसेट है, मशीनरी है, तो उसका टी अकाउंट अलग बनाओगे, और फिर इन तीनों के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट्स अलग अलग बनेंगे। सो नाउ अगर आपने ऑल टुगेदर तमाम एसेट्स के अंदर, तमाम नॉन करंट एसेट्स के अंदर इकट्ठे मूवमेंट दिखानी है, तो यू विल मेक अ व्हाट, यू विल मेक अ स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट। सो इट इज द मूवमेंट। या मूवमेंट। मूवमेंट यानी कितनी चेंजेस आई हैं, यानी कि आपने कितना एसेट खरीदा, कितना एसेट बेचा ड्यूरिंग द ईयर, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, और फिर साल के शुरू में क्या नेट बुक वैल्यू थी और साल के आखिर में क्या नेट बुक वैल्यू थी। ये सारी चीजें आपको स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट निकाल के बता देता है। तो स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट इज द वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू टी अकाउंट्स। तो कौन ये से दो? रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है क्या? नहीं, बिल्कुल भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है। रिवैल्यूएशन इज अ मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। राइट नाउ व्हाइल यू आर मेकिंग स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट, यू आर नॉट ट्राइंग टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। वो जो मेथड्स थे वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए थे। यहाँ पे यू आर जस्ट ट्राइंग टू शो कि भाई एसेट्स के अंदर मूवमेंट कितनी आई है, साल के शुरू में एसेट कितने का पड़ा हुआ था, साल के आखिर में एसेट कितने का पड़ा हुआ है, कंबाइंड तमाम नॉन करंट एसेट्स मिला के। अगर 3 किस्म के नॉन करंट एसेट है तो तीनों मिला के, या 4 किस्म के हैं तो चारों मिला के। So it is the vertical representation of two T accounts. कौन से दो T accounts? Cost of non-current asset account and the provision for depreciation account. किस तरीके से बनता है? सबसे पहले देखो आशिर, आप सब तमाम एसेट्स जो आपके बिजनेस के अंदर है आप उनको मेंशन कर लोगे। लेट्स से एक बिजनेस के अंदर एक मोटर व्हीकल का नॉन करंट एसेट है तो वो भी आ गया, मशीनरी का है तो वो भी आ गया, लेट्स से अगर किसी के पास बिल्डिंग एंड क्या कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग है तो वो भी आ जाएगा। एंड देन लास्ट में हम लोग एक टोटल का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तमाम एसेट्स आ गए। अब तमाम एसेट्स के बाद सबसे पहला जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा किसका? कॉस्ट का अकाउंट बनेगा। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे वर्ड तो क्या यूज कर रहा हूँ, कॉस्ट का अकाउंट बनेगा, लेकिन कॉस्ट का अकाउंट यहाँ कैसे बनेगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है कि भाई नॉर्मल जो आपने कॉस्ट का टी अकाउंट बनाना सीखा था वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था कि भाई सबसे पहले लिखो बैलेंस बीडी, देन यू विल record additions on the debit side, disposals on the credit side, and you will get a closing balance. वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर तुम सेम चीज है, जो चीज ऐड हो रही है उसको ऐड ही कराओगे, जो चीज माइनस हो रही है उसको माइनस कराओगे, लेकिन बस एक वर्टिकल फॉर्म में दिखाओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ओपनिंग बैलेंस के अंदर एडिशन ऐड हो रहे थे और डिस्पोजल माइनस हो रहे थे, और फिर फाइनली यू वर गेटिंग द क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे भी वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर तुम सेम चीज दिखाओगे, बट जस्ट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट। तो मैंने लिखा बैलेंस बीडी मोटर व्हीकल का, फिर मैंने बोला ऐड एडिशन, जितनी भी मोटर व्हीकल नहीं खरीदे उनको ऐड कर लो, और सिमिलरली अगर कोई मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी को यहाँ ऐड कर लो। फिर अगर कोई मैंने क्या कहते हैं मशीनरी या मोटर व्हीकल या जो भी नॉन करंट एसेट बेचे है उसको क्या कर लो, उसको माइनस कर लो, एंड आई गेट व्हाट, आई गेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कॉस्ट। यहाँ तक कोई मसला इस बारे में समझने में? ये कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड है? कॉस्ट अकाउंट सबसे पहले, क्योंकि दो टी अकाउंट्स आपने वर्टिकली बना के दिखाने हैं, पहला कॉस्ट अकाउंट जो हमने बना दिया, एंड दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो अभी हम बनाना देख लेते हैं। अच्छा, और सही है। फिर यहाँ पे थर्ड कॉलम के अंदर आप टोटल लिखोगे, टोटल यानी कि तमाम जो मोटर व्हीकल मशीनरी जितने भी नॉन करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस था उसका टोटल इधर आ गया, जो भी टोटल आपने कॉस्ट खरीदा है अकाउंट वो में इधर। सिर्फ तीन चीजें कैसे आ रही? कॉस्ट अकाउंट में आती 3 चीजें, और कितनी चीजें आती हैं अभी तो मैं इसीलिए कॉस्ट अकाउंट मैंने दोबारा दिखा भी दिया था। यहाँ पे ये देखो, कॉस्ट अकाउंट बैलेंस बीडी आया, एडिशंस आया, डिस्पोजल्स आया, और फिर आपके पास क्या क्लोजिंग बैलेंस ही तो आता है। हैवियर ऑफ द क्लोजिंग टू बैलेंस साइड। नहीं लिखते इसमें? क्लोजिंग बैलेंस क्या? क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखते इसमें? क्यों नहीं लिख रहे? यहाँ पे स्केड्यूल। बैलेंस शीट ही लिखा हुआ तो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोजिंग बैलेंस को ही तो स्केड्यूल। रिप्रेजेंट कर रहा है। किसमें? स्केड्यूल में भी लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस सबसे एंड में, फिर जब इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करा दिया तो आई क्लोजिंग बैलेंस है। हाँ, अच्छा।
सही है। ठीक है। देन वील मेक अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसकी भी वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर जो भी चार्ज फॉर ईयर होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। अगर कोई एसेट बेचा है तो जब हमने पढ़ा था कि भाई अगर एसेट बेच दिया तो उसकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी माइनस डिस्पोज करा देंगे, तो डिस्पोजल के अंदर जो एसेट बेचा है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी, एंड यू विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ। ये देख लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट था। सबसे पहले हम बैलेंस बीडी रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर हम चार्ज फॉर ईयर उसके अंदर ऐड कर रहे थे। अगर कोई एसेट बेचा था तो उसकी जितनी भी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी उसको माइनस कर रहे थे, एंड वी वर गेटिंग व्हाट, वी वर गेटिंग द क्लोजिंग बैलेंस। एंड सेम ओवर हियर, सेम काम हमने यहाँ पे किया है। सो इट्स नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, इट्स जस्ट द तो फॉर्मेट मतलब जो कि ऊपर नया जो है। डिस्पोजल आ रहा है वो उसकी हम्म। कॉस्ट है और नीचे उसकी डिप्रिशिएशन। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बात तो मैं मुझे रिपीट नहीं करनी चाहिए ना, ये बात हमारी 3-4 दफा हो चुकी है कि कॉस्ट अकाउंट के अंदर जो डिस्पोजल आएगा वो उस एसेट जो डिस्पोज कर रहा हूं मैं, डिस्पोजिंग एसेट की उसकी कॉस्ट जो कॉस्ट है, है वो कॉस्ट अकाउंट में आएगी, और जो डिस्पोजिंग एसेट की अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आएगी। तो ये तो अब आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत दफा बात मैं रिपीट कर चुका हूँ। सो यू विल गेट द हाँ। क्लोजिंग बैलेंस फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वंस यू हैव द क्लोजिंग बैलेंस फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो लास्ट स्टेप है वो क्या है? ओपनिंग नेट बुक वैल्यू दिखानी है तमाम एसेट्स की, और क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू दिखानी है। नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला है नेट बुक वैल्यू निकालने का? कॉस्ट हाँ माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन। बिल्कुल, शाबाश। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो ओपनिंग नेटबुक वैल्यू निकालना हूं तो भाई मैं एसेट की ओपनिंग कॉस्ट यानी कि बैलेंस बीटी वाली कॉस्ट लूंगा यहाँ पे, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन लूंगा। तो ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन विल गिव मी द ओपनिंग नेटबुक वैल्यू, एंड सिमिलरली द क्लोजिंग कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट माइनस द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन विल गिव मी द क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू। और ये भी मैं तमाम एसेट्स क्लोजिंग के में लिए कर उससे दूंगा। कम कम होगी ना, कम होती रहेगी। जरूरी नहीं है। इफ यू हैव बॉट क्यों, मोर एसेट्स, डिप्रिशिएशन तो नहीं नहीं, पॉजिटिव इफ यू रहेगी। नहीं, इफ यू हैव बॉट लेट्स से फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, आपने अगर बहुत सारे नए एसेट्स खरीदे हैं तो अब आपकी जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ चुकी है। हाँ, अगर तो तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात तब तक के लिए सही है कि अगर तो बिजनेस ने कोई नए एसेट्स नहीं खरीदे, लेकिन इन फॉर अ पर्टिकुलर ईयर अगर बिजनेस ने बहुत सारे नए एसेट्स खरीद लिए हैं तो चांसेस आर वेरी हाईली लाइकली कि उसकी नेटबुक वैल्यू पिछले साल के नेटबुक वैल्यू से बढ़ जाए। लेकिन वैसे हाँ, अगर नॉर्मल केसेस में बात की जाए कि सर बिजनेस कोई नया एसेट नहीं खरीद रहा, नहीं बेच रहा है, तो फिर क्या होगा नेटबुक वैल्यू? हाँ, फिर तो ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। बट अगर बहुत ज्यादा बिजनेस ने बाइंग करी है, या इवन क्वाइट पॉसिबली अगर डिस्पोजल किया है, तो डिस्पोजल में तो चलो नेटबुक वैल्यू ने कम ही होना है, ये लेकिन कॉस्ट बाइंग बढ़ करी जाएगी। है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से हो सकता है कि नेटबुक वैल्यू भी आपकी बढ़ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। सो दैट्स हाउ यू विल मेक अ स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट। यहाँ तक कोई मसला? नहीं।